देव्यै नमो नमः। श्री माता जी ने अभी बताया कि हमारी देश की संस्कृति कितनी महान थी, हमारे वो लोग कितने महान थे जिन्होंने अपना जीवन दान दिया हम सबको स्वतंत्र कराने के लिए। तो स्वतंत्रता हमको भीख में तो मिली नहीं है, उसके लिए शहादतों की लाइन लगी थी तब मिली है। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं, क्योंकि मां ने अभी बताया कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो 3-4 चीजें हैं। हर व्यक्ति के मुंह पे रहता है स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वराज दिवस, और आज का जो हमारा विशेष है संविधान दिवस जो आज ही लागू हुआ था। तो अगर देखा जाए तो हम लोग तो स्वतंत्र 1947 में ही हो गए थे। फिर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसका तो कुछ कारण ही होगा। तो थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं आपको कि हमने इतिहास से क्या नहीं सीखा जिसके कारण आज हम लोग यहाँ अपने गणतंत्र दिवस के मनाने के लिए एकत्रित हुए। अगर हम इतिहास से सीखे होते तो आज हमको गणतंत्र दिवस मनाने की जरूरत न पड़ती, क्योंकि तब हम गुलाम नहीं हुए होते, फिर हमें आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी होती, फिर हमें संविधान का निर्माण न करना पड़ता, फिर हम राजतंत्र से मुक्त न हुए होते और न आज हम यहाँ खड़े होकर गणतंत्र दिवस मनाते। सबसे पहला कारण, हम अपने आप को भूलते चले गए। हम क्या थे? मां ने कहा कि जब आप आत्मा की ओर लौटेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, तो आप परमात्मा को भी जान पाएंगे और देश को भी जान पाएंगे। जब हम अपने को ही भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हुआ क्या? हुआ यह कि सबसे पहले हम लोगों ने एक पाखंड रचा। एक पाखंड जब रचा जाता है तो उस पाखंड को जो है धीरे धीरे परिपाटी में लाते हैं और फिर उसे हम धर्म बना लेते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान होता है। तो पाखंड में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पाखंड हुआ वो जातिवाद का हुआ। हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में कहीं भी जन्मना जातियां नहीं है कि कोई ऊंच है नीच है क्या है। वहां 4 वर्णों की ही व्यवस्था की गई थी, यह सबको मालूम है। फिर हम कैसे 6000 से अधिक जातियों में बंट गए। जहां 4 वर्ण थी वो 4 वर्ण व्यवस्था की गई थी हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे देश की विभूतियों द्वारा, वो कर्म के आधार पे थी। लेकिन जो हमारे समाज के अग्रणी लोग थे वो धीरे धीरे कर्म की प्रधानता को हटाते गए। यह तो एक्चुअल समय किसी को नहीं मालूम है कि कब हम जातिवाद में बटे, लेकिन इतना जरूर मालूम है हमें कि हमारी जो संस्कृति थी, जिसको हम सनातन कहते हैं, उस संस्कृति की जो व्यवस्था थी वो बहुत सुदृढ़ थी। इस 2 उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप देखिए तो एक रावण का उदाहरण देख लीजिए, एक जामाली का देख लीजिए। रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि आज किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए तो कहते हैं कि रावण राक्षस था। कोई व्यक्ति कहता है क्या कि ये ब्राह्मण थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब कर्म के अधीन थे, न कि जाति के अधीन थे। जब हम कर्म के अधीनता को छोड़कर जात की जो है स्वायत्तता को स्वीकार कर लिए, वहीं से हमारा पराभव चालू हो गया। कोई भी व्यक्ति यहाँ है, रावण को कोई भी ब्राह्मण कहता है, जबकि उसके अंदर शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी था,
पुजारी भी था, उसके तरह कोई ध्यानी नहीं था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर रखा था, ब्रह्मा को प्रसन्न कर रखा था, तो भी वह ब्राह्मण नहीं कहलाया, वह राक्षस कहलाता है। और दूसरा उदाहरण आप देखिए जामाली का। जामाली की जो माता थी वो वेश्या थी, लेकिन आप देखिए उनकी रचनाएं पढ़िए, साक्षात ब्रह्मा ने भी उनको अपना दर्शन दिया, भगवान विष्णु भी दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्थापित भी किए। तो जामाली क्या निकला? वो ब्राह्मण हुआ, क्योंकि वो ब्रह्म को जान गया। ये दो उदाहरण है, तो हमारे यहाँ अनगिनत उदाहरण, लेकिन ये दो उदाहरण हमारे लोगों को बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कर्म की प्रधानता के आधार पर जात होते थे, न कि जन्मना जातियां होती थी। अगर हम बीच में देखिए तो तथागत बुद्ध का नाम सबने सुना है, श्री माता जी ने भी बुद्ध के लिए बहुत कुछ बोला। बुद्ध तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई हुआ है? कबीर से बड़ा कोई ब्राह्मण हुआ? अभी मां ने कबीर का नाम लिया। गुरु नानक देव से कोई बड़ा ब्राह्मण हुआ? तो ब्राह्मण वह होता है जो परमात्मा के नजदीक हो, जो परमात्मा को जानता हो और जिसे परमात्मा प्रेम करते हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये सब परमात्मा के नजदीक हैं। तो हम आप देखिए, हम इसी को धीरे धीरे क्या किया, पाखंडों में बदलते गए, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे संस्कृति का पराभव होता गया। और जब हमारे संस्कृति का पराभव होगा तो अपना अस्तित्व भी समाप्त होगा। तो हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, इसलिए हमारा जो वर्तमान है वो इस ओर आ गया कि अब हम सब अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के संविधान को मानने के लिए, अपने ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए इतनी बलिदान दिए कि हर साल उसे याद करना पड़ता है, और हर साल याद करना भी चाहिए, क्योंकि हम उससे सबक ले सके। तो हम आते हैं गणतंत्र दिवस पे। तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों हुआ, यह भी एक सोचने की बात है ना। जब हमें आजादी 1947 में ही मिल गई, 15 अगस्त को ही, और हमारा संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन एक सवाल है ना कि संविधान भी जब पहले बन गया सब, तो इसके बाद 2 महीने इंतजार क्यों किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? तो इसका एक कारण था जो श्री माता जी ने बताया कि हमारे लाखों लाख लोग शहीद हुए, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी 1905 में लाला लाजपत राय के द्वारा, उन्होंने पहले बिगुल बजाया कि हम अंग्रेजों की सिर्फ दासता से ही मुक्ति नहीं चाहेंगे, हमारा साम्राज्य भी होना चाहिए और हमारे लोग ही शासन करने चाहिए, और हम जो है स्वयं के राज्य का निर्माण करेंगे। इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। लेकिन उस समय हमारे देश के लोगों को भी ये विश्वास नहीं था। कई लोगों ने विरोध किया कि अरे क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का जुल्म भी कम है क्या, और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब लाला लाजपत राय की मुहिम काम कर गई, तो 1927 में साइमन कमीशन आया। अब देखिए, जातियों की बात हमने बताया, साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन पहला दस्तावेज था जिसमें जातियों का उल्लेख किया गया। कौन किया? कोई भारतीय ने नहीं किया था, ये अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि वो तोड़ने की राजनीति चालू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जातियों का नाम लिखना चालू कर दिया कि हम भारतीय आपस में ही लड़ते मरते रहें, आपस में ही ऊंच नीच का भेद करते रहें, आपस में ही विद्वेष फैल जाए। जब कोई परिवार का व्यक्ति आपस में लड़ता है तो क्या होता है, तो दूसरे लोग उस पर हुकूमत करते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे। वो साइमन कमीशन, तो विरोध कौन किया? उसका भी विरोध
लाला लाजपत राय ने ही किया था। इसके बाद एक साल बाद 1928 में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना पीटा कि वो दम तोड़ दिए, वहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि उसी साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे लगातार। तो अंग्रेजों ने सोचा कि लाला लाजपत राय को ही खत्म कर दिया जाए, तो हो सकता है देश की स्वतंत्रता ये लोग कराना भूल जाएं। लेकिन लाला लाजपत राय जब खत्म हुए तो देश में क्रांति प्रस्फुटित हुई, एक नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि लोगों में ये चेतना जागृत हुआ कि जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने की बात कर रहा है उसको अंग्रेज मार रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, उन्हें मारा तो मारते भारतीय ही थे, अपने ही अपनों का खून बहाते थे, क्योंकि उन्हें गुलामी की दास्तां की आदत पड़ चुकी थी। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, और अंग्रेज उस पे एक आर्डर पास करते थे और हमारे भारतीय ही जाकर अपने लोगों का खून बहाते थे। उनके मरने के बाद जब युवाओं में जोश जागृत हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मजबूर हुए और लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था, उन्होंने लाला लाजपत राय की 1905 की मांग को उन्होंने घोषित किया 1929 में, और उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद पंडित नेहरू ने काम किया, बोला कि अगले वर्ष, चूंकि दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम स्वाधीनता मनाएंगे। तो उन्होंने एक डेट निर्धारित किया। तो लोगों ने पूछा कि अगले वर्ष कब, तो उन्होंने कहा कि 1930 के महीने का जो अंतिम सप्ताह का संडे होगा, उस दिन हम स्वाधीनता मनाएंगे, हम अपने आप को स्वाधीन घोषित कर लेंगे। स्वाधीन का मतलब कि मेरे ऊपर किसी की दास्तां नहीं है, किसी की अधीनता नहीं है, हम स्वयं के अधीन हो जाएंगे। तो उन्होंने किया, उसी का परिणाम रहा कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। उसका ये असर हुआ कि हमारे गांव-गांव में जगह जगह लोग राष्ट्रीय ध्वज को, भगवा ध्वज को फहराना चालू किए, और अंग्रेजों में यह भावना आने लगी कि अब भारत जाग रहा है, अब यहाँ हम बहुत दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया था। फिर बातचीत होते होते 1946 में स्वतंत्रता देने की बात आ गई। फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन हम पूर्ण आजाद नहीं थे। तब भी हमारे ऊपर फ्रांसीसियों का वो आधिपत्य था। सबसे बाद में 1961 में गोवा आजाद हुआ है। हमारे आजादी के कम से कम आप देखिए तो 15 साल बाद गोवा आजाद हुआ है, वहां पुर्तगालियों का कब्जा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेज हमें या मुगल हमारे ऊपर सत्ताधीशी किए, वो आके अपना जो है आधिपत्य जमाए, कई लोग थे। 1961 तो आजादी के बाद का दिन है। तो इसमें हुआ क्या, अंग्रेज ने एक शर्त रखी कि भाई जब तक आप संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक परोक्ष रूप से हम रहेंगे, अंतरिम शासक आप रहेंगे। तो भारत आजाद तो हो गया, राष्ट्रपति भी बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि भारत की जो निगरानी करती थी वो ब्रिटिश हुकूमत ही करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, तो ब्रिटिशियों के ही नियम कानून पे हम चलते थे। लेकिन इधर चूंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस हर साल मनाया जाने लगा था, तो जब ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो बैठक हुई हमारे राजनेताओं में तब की कि भाई अब संविधान बन गया है, अब क्या किया जाए। तो वहाँ एक निर्णय लिया गया कि नवंबर है, 2 महीने का और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जब हम गणतंत्र दिवस मनाने लगेंगे, जब से हमारा संविधान लागू हो जाएगा, तो स्वाधीनता दिवस को हम भूल जाएंगे। तो स्वाधीनता दिवस को भी हम न भूलें, अपने देश के संविधान का भी सम्मान करें। तो 2 महीने इंतजार करके 1950 26 जनवरी के दिन लागू हुआ।
इसीलिए हम लोग आज यहाँ खड़े होकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब एक चीज और भी हमारे यहाँ भ्रम है बहुत ज्यादा। जब भी बात आती है संविधान के निर्माण की, तो बच्चे से लेकर बड़े तक कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान के निर्माता हैं। तो ऐसा नहीं है, चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, देश के विषय में जानना चाहिए। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आप देखिएगा, उस समय चूंकि पाकिस्तान भी अलग नहीं था, बांग्लादेश भी अलग नहीं था। बंग भंग की बात तो अलग है, वो कहानी दूसरी है, बाद में बता देंगे। तो नहीं हुआ था, तो 389 लोग टोटल थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 389 व्यक्तियों की एक पूरी समिति बनी, उसमें 13 समिति थी। अब 389 लोग मिलके संविधान का निर्माण कर रहे थे अपने अपने तरीके से। हर समितियों का एक एक अध्यक्ष होते थे। तो जो 13 समितियों में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब 389 लोगों में जो एक प्रारूप था, उसमें से 7 सदस्यों के अध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था लिखना, तो जब सब कुछ ले आते थे तो लिखते थे, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन अब ये देखिए, 389 लोग थे, लेकिन उसी बीच 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया। तो जो पाकिस्तान के हिस्से के संविधान निर्माता थे वो पाकिस्तान में रह गए, तो आ गया 295। लेकिन जब हमारा संविधान लिखित रूप से तैयार हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा ही संविधान नहीं है, सबसे वजन संविधान भी है। उसका वजन 13 किलो है। जो हमारा ओरिजिनल संविधान है उसका जो वजन है वह 13 किलो है, और फाइनल उस पर 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि 284 लोग थे जो संविधान निर्माण में सहयोगी थे, उसके सदस्य थे, और उन सबका उस पर हस्ताक्षर हुआ है। और इसमें एक चीज, यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है, तो आपको बता दें इसमें 15 महिलाएं भी थी जिनका योगदान था संविधान निर्माण में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष कर लिए अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए, उसमें 15 हमारी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने संविधान में तमाम परिवर्तन कराए और तमाम चीजें ने ढूंढ के ले आए कि ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, सबसे बड़ी चीज जो है, जिसकी वेदना आज भी हमारे अंदर भी है और जितने भी राष्ट्रभक्त देशभक्त होंगे सबके अंदर है। हम आजाद भी हो गए, हमारा संविधान भी बन गया, हम लोग स्वतंत्रता को भी जान लिए, गणतंत्र को भी जान लिए, लेकिन आजादी की जो सबसे बड़ी वेदना थी, जो सबसे बड़ी चीज थी, वो विभाजन था। इतना सब कुछ होते हुए भी देश का विभाजन ये किसे स्वीकार होगा? वह भी विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि हम इतिहास से नहीं सीखे थे। सीखना चाहिए। हमने क्या नहीं सीखा? हमने महाभारत युद्ध का जो परिणाम था उससे हमने कोई शिक्षा नहीं दी, जिसमें अपनों ने ही अपनों को मारा था। और क्यों हुआ था महाभारत? आप सब लोग सीरियल तो देखे होंगे, बड़े महाभारत ग्रंथ आप लोग न पढ़े हो, तो हम पूरा इसको लंबा ना करते हुए शॉर्ट में बताएंगे जो आपको समझ में आएगा कि विभाजन किस